Hello everyone, how are you? I hope you are all well and I am also fine. Today we will discuss CA Foundation Paper 2 Business Law जो कि सितंबर 2024 में आया है और मैं जो रिकॉर्डिंग आज बना रहा हूँ वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ और एनालिसिस के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे 5 दिन लग भी गए और मैं ये चाहता भी था कि अभी क्योंकि आपके क्यूए का पेपर, इको का भी पेपर बचा हुआ था, तो मैं नहीं चाहता था कि आप डिस्टर्ब्ड हों, क्योंकि आप सभी को पता है कि सितंबर 2024 में मतलब जो सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का जो पेपर आया है उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं आईसीएआई को। अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्टूडेंट बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे इस पेपर को देख के। इस पेपर के बारे में ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि पेपर नो डाउट इट्स वेरी लेंथी। अगर हम पुराना पैटर्न उठा के देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल आते थे, अगर पार्टों को मिला लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हो गए, तो इस तरह से करीब करीब 15 क्वेश्चन आते थे। और इस बार टोटल 30 क्वेश्चंस जो हैं पूरे पेपर में थे। तो वास्तव में पेपर बड़ा लेंदी था, लेकिन उसे किस तरीके से पूरा करना चाहिए था, आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए था, वो हम सब इस पेपर में एनालिसिस करेंगे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। और इस पेपर के जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, केवल एनालिसिस ही नहीं करूँगा, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन में लेके आया हूँ पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। तो हम पार्ट वाइज करेंगे। जैसे आज की वीडियो में मैं केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके चल रहा हूँ, तो टोटल 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बेस्ड थे, सो दैट कि आपके लिए भी ईजी होगा। अदरवाइज मैं पूरा अगर मैं वीडियो अगर बनाता हूँ तो 3-4 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी। तो आज पार्ट 1 में हम केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, तो अगर आप मेरा असाइनमेंट देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर था वो भी मैंने इसके अंदर जो है डाला हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 नंबर का था, अब पेपर में इस क्वेश्चन को जो टाइटल मिला हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट ए और उसका भी सब पार्ट आई, इस तरीके से था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह टोटल 10 क्वेश्चन में से पूरे पेपर को डिवाइड किया है। और किसी को ओरिजिनल पेपर से इस क्वेश्चन पेपर को अगर मिलाना होगा तो उसकी हेल्प के लिए मैंने रेस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर जो दिए गए हैं, जो पेपर एग्जैक्ट पेपर में थे, वो भी मैंने डाले हुए हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेपर में था, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए सब पार्ट आई। Mr. L let out his residential house to M for ₹5,000 per month for a period of 1 year. Mr. L ने एक रेजिडेंशियल हाउस जो है M को 5,000 रुपये पर मंथ पर 1 साल के लिए लेट आउट किया है। अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय L. L could not pay the electricity dues up to 5 months. एल को पेमेंट करने थे, लेकिन जो एल है, जो लैंडलॉर्ड है, वो पिछले 5 महीने से बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ड्यू टू हिज फाइनेंशियल हार्डशिप द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंड द नोटिस ऑफ डिसकनेक्शन इफ इट इज नॉट पेड विद इन ए वीक टाइम। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने एक नोटिस भेजा मकान मालिक को कि हम आपका जो कनेक्शन है डिसकनेक्ट कर देते हैं अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर सारे ड्यूज को क्लियर नहीं किया। टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टर एम पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि जो किराएदार था उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया जो कि 50,000 के अराउंड बैठता है। लेटर ऑन एल रिफ्यूज्ड टू रिएम्बर्स 50,000 एंड आर्ग्यूड दैट ही हैड पेड बिल वॉलंटरली बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। बाद में जो है, जो मकान मालिक है एल, क्योंकि किराएदार है एम, तो जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया और उसने कहा मैंने तो कहा नहीं था आपसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, आपने वॉलंटरली किया है और अपने फ़ायदे के लिए किया है।
decide with reference to the provision of the Indian Contract Act 1872 whether M is entitled to be reimbursed by Mr. L। तो ये L है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कि क्या M को यानी कि जो किराएदार है उसे अपने जो ड्यूज हैं, जो 50,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने पेमेंट कर दिया है, वो एंटाइटल्ड हैं रिएम्बर्स करने के लिए या नहीं है। तो दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू टॉपिक क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ध्यान हो, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की एक पूरी सीरीज है, सेक्शन 68, सेक्शन 69। तो दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू सेक्शन 69। मैं ये नहीं कहता कि आपको सेक्शन नंबर याद रखने हैं, लेकिन कंटेंट जरूरी है। मैं अपने बैच के दौरान भी बार बार बच्चों से यही कहता हूँ कि जो लॉ का सब्जेक्ट है वो बेसिकली फ्लो चार्ट की मदद से नहीं समझा जा सकता कि आप डायग्राम समझ के, फ्लो चार्ट की मदद से आप केवल हेडिंग समझ लें। जब तक आपको पूरा का पूरा उसके अंदर का जो कंटेंट है और उस कंटेंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो ये परेशानी बार बार आएगी। काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर पेपर समझ नहीं आया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा पेपर के दौरान। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो सब्जेक्ट है, जब आप सीए आपने चूज किया है तो सीए के दौरान मौज मस्ती ठीक है अपना क्लास के दौरान, लेकिन जो आपका जो मेन कंटेक्ट है उससे कंटेंट है उससे कहीं दूर ना हो जाए। आपको लैंग्वेज पर ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या कह रही है, वो किस तरीके से उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है इसी तरह का जो क्वेश्चन है क्लासरूम के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है अपने, और सेक्शन 69 है। तो सेक्शन 69 क्या कहता है, आपको लैंग्वेज, क्योंकि पेपर में लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, और साथ के साथ मैं ये भी समझाऊंगा। देखिए मैंने जो आंसर बनाए हैं एक फुल फ्लेड आंसर बनाए हैं। अब क्योंकि यहाँ मार्क्स जो थे बहुत कम नंबर के थे, कोई 2 नंबर का भी क्वेश्चन था, कोई 3 नंबर का भी था, कोई 6 नंबर का भी था, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी होगी, जो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होगा उसकी एक्सप्लेनेशन छोटी होगी। लेकिन मैंने फुल आंसर दिए हैं, क्योंकि फुल आंसर को शॉर्ट कैसे करना है मैं आपको साथ के साथ समझा दूंगा कि 3 नंबर है तो इस चीज़ को आप छोड़ के आ सकते थे, इस चीज़ को आपको लिखना है। क्योंकि अगर आप इतने बड़े बड़े आंसर लिखेंगे पेपर के अंदर तो डेफिनेटली इसी बात है कि आप तो क्या, मैं भी अगर हूँ तो मैं भी 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर शायद सोल्व ना कर पाऊँ। तो निराश होने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो सेक्शन 69 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। ये तो आपको लैंग्वेज याद रखनी ही रखनी है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसी लैंग्वेज से पता लगेगा कि बेसिकली ये क्वेश्चन जो है किस सेक्शन से, किस टॉपिक से रिलेटेड है। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, आज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना है। एक पर्सन जो पेमेंट ऑफ मनी में इंटरेस्टेड है, मेरे इस क्वेश्चन में जो था वो बेसिकली टेनेंट है। विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, एक आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ है, टेनेंट का इंटरेस्ट छुपा हुआ है कि पेमेंट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। अगर पेमेंट नहीं होगा तो कनेक्शन कटेगा, अल्टीमेटली कनेक्शन कटेगा तो खामियाजा जो परेशानी उठानी पड़ेगी वो किसे उठानी पड़ेगी, टेनेंट को, क्योंकि वो एट प्रेजेंट उस मकान में रह रहा है। तो आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ है। एंड विच इज अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, जो लैंडलॉर्ड है वो उसके लिए लीगली बाउंड है पेमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खाली कनेक्शन काट के छोड़ देगा, वो लीगली आपके ऊपर मुकदमा भी कर सकता है और लैंडलॉर्ड को तब भी पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो लीगली वो बाउंड है। एंड हु देयरफॉर पेड इट, तो यहाँ पर हु का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर टेनेंट है। एंड जो पर्सन इंटरेस्टेड था एक ऐसे पेमेंट में जिसके लिए जो कि दूसरा आदमी लीगली बाउंड है, एंड हु देयरफॉर पेड इट इज एंटाइटल्ड टू बी रिएम्बर्स्ड बाय द अदर। तो यानी कि हु यहाँ पर जो यूज किया गया है इस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव बात करें तो टेनेंट के लिए यूज किया गया है, और यहाँ पर जो अदर यूज किया गया है वो लैंडलॉर्ड के लिए यूज किया गया है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पेमेंट हो जाए, आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ है, और एक ऐसा पेमेंट जो कि दूसरा व्यक्ति बाउंड था बाय लॉ कि वो पेमेंट करे और आपने पेमेंट कर दिया, तो आप उस दूसरे व्यक्ति से रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो ये लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है। अब बेसिकली एनालिसिस ऑफ दिस सिचुएशन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है।
मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप गायब कर सकते हैं, है ना। तो हमने एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन में क्या है, क्वेश्चन को ही रीड्राफ्ट कर दिया। इन दिस केस L was bound by the rent agreement to pay the electricity bill due to the financial hardship. L failed to pay the dues for 5 months. Mr. M, the tenant, had an interest in paying the electricity bill because the failure to pay would have led to the disconnection of electricity, which would have affected his residence in this house. तो ये आपको जरूरत नहीं है, ये केस जो क्वेश्चन आया है वो रीड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं, टाइम जाया होता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको रीड्राफ्ट करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब M paid 50,000 including penalty to avoid the disconnection. Since M paid the bill to prevent the disconnection, which was legally obligation of L, and M was directly affected by the situation, he acted under section 69 of the Indian Contract Act. Therefore, Mr. M is entitled to be reimbursed for the amount paid on behalf of L. तो आपको ये चीज लिखनी है जो आपने क्वेश्चन को रीड्राफ्ट करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार कंक्लूजन, इस कंक्लूजन को भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। अगर यही क्वेश्चन ज्यादा नंबर का होता तो कंक्लूजन भी हम लिखते। तो इसलिए मैंने जो फुल लेंथ आंसर है उन्हीं को बनाया है। मैंने इस आधार पर आंसर तैयार नहीं करे हैं कि कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 नंबर का है। मुझे पता था कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज ये 3 नंबर का है, हो सकता है अगले पेपर में जनवरी 25 में, मई 25 के अंदर इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का भी आ सकता है। तो आपको एक फुल आंसर पता होना चाहिए और फिर आपको एक कलाकारी आर्ट आनी चाहिए कि अगर कम नंबर का है तो हमें कौन सी चीज़ें इररिलेवेंट हैं, कौन सी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं, जो कंपलसरी चीज़ें वो तो लिख के आनी पड़ेंगी। तो कंक्लूजन यही है कि यहाँ पर जो है जो किराएदार है वो रिकवर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर का ही है ये क्वेश्चन नंबर 2, और पेपर के अंदर जो ओरिजिनल इसका नाम है वो है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और सब पार्ट II रोमन में। क्वेश्चन नंबर 2, Mr. A offered to sell 25 chairs to B at the rate 1500 per chair. On 12th of February 21, A promised B that he would keep the offer open till 15 February 24. However, on 13th February 24, he sold those chairs to C at the rate 1700 per chair without the knowledge of B. B communicated the acceptance of the above offer on 14th February 24, advised with reference to the provision of the Indian Contract Act whether B can claim damage from A. तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे गलत करके आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसमें क्या है कि ए ने एक ऑफर दिया बी को 25 चेयर को बेचने का 1500 रुपये पर चेयर के अंदर। 12 फरवरी की डेट थी। ए ने प्रॉमिस किया बी से कि वो इस ऑफर को 15 फरवरी तक यानी कि 3 दिन तक ओपन रखेगा। आप 3 दिन के अंदर बता दीजिए कि आपको एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। हाउएवर ऑन 13 फरवरी 24 ही सोल्ड दो चेयर, यानी अगले ही दिन ही कोई उसे एक नया बायर मिल गया सी और उन्हें 1700 रुपये के रेट से उसने चेयर बेच दी विदाउट द नॉलेज ऑफ बी। बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव ऑफर ऑन 14 फरवरी। अब बी क्योंकि 15 तारीख वो सोच के चल रहा था, तो 14 फरवरी को ही उसने अपनी कम्युनिकेशन भेजी कि यस मुझे एक्सेप्ट है ये ऑफर। एडवाइस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर बी कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम ए। तो आपको ये बताना है कि क्या बी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डैमेज क्लेम कर सकता है या नहीं। तो आंसर है इसका कि नहीं, बी जो है डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे ये लिख के आए होंगे कि यार ए ने गलती करी है, जब 15 तारीख तक ऑफर ओपन था तो 15 तारीख तक उसे इंतज़ार करना चाहिए था। तो थोड़ा सा टेक्निकल टच दिया है। और जैसे मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया कि ये वास्तव में जो पेपर है सीए फाउंडेशन, ये सीए लेवल का पेपर पहली बार इन्होंने तैयार किया है। और इससे इंस्टीट्यूट की आने वाले समय की एक ये भी पता लगती है, सोच भी पता लगती है कि इंस्टीट्यूट जो है आने वाले समय में अगले पेपरों में किस तरह के वो पेपर तैयार करेगा।
तो सभी बच्चों को एक राय मैं बार बार ये देना चाह रहा हूँ कि अब आपको जो पढ़ाई करनी है, अपनी कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, ना कि एक सिंपल क्रैमिंग कर ली, आपने फ्लो चार्ट उतार लिए, आपने हेडिंग रट ली। आपको उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर आपको पकड़ बनानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए ने ऑफर किया है, क्वेश्चन हमने पढ़ ही चुके हैं। देखिए, ए ने बी को ऑफर किया है और 3 दिन तक ओपन रखने की बात की है। ये क्वेश्चन जो है रिवोकेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि ऑफर को कब तक रिवोक किया जा सकता है, या ऑफर जो रिवोकेशन है वो किन किन माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, ऑफर के जो डायरेक्ट रिवोकेशन के मेथड है कि ए ने ऑफर दिया और बी को ऑफर दिया, तो बी के एक्सेप्टेंस से पहले ए कभी भी रिवोक कर दे, एक लेटर लिख दे, फोन कर दे, तो रिवोकेशन हो जाएगा। एक इम्प्लाइड रिवोकेशन भी होता है कि ए ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि ओरिजिनल ऑफर के कॉन्ट्रडिक्शन में था, तो ए ने रिवोकेशन डायरेक्टली नहीं किया, ए ने बी को नॉलेज में नहीं डाला कि मैं इन चेयर को बेच रहा हूं और मैं अपना ऑफर वापस लेता हूं, लेकिन कुछ ऐसा करके, यानी कि चेयर को सी को बेच के, ये इम्प्लाइड रिवोकेशन के अंदर आता है। अब जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचेगा स्टूडेंट कि जब ए 3 दिन के लिए ओपन रखा हुआ था ऑफर, तो 3 दिन से पहले वो कैसे रिवोक कर सकता था। देखिए, ओपन जो रखा हुआ है 3 दिन के अंदर उसे अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, लेकिन ए के लिए लीगली बाउंड नहीं है कि वो रिवोक नहीं कर सकता। अगर ये 3 दिन के लिए जो उसने ओपन रखा हुआ था, अगर ये कंसिडरेशन होता है इसके लिए कि मैं आपको 3 दिन का सोचने का समय दे रहा हूं, आप खरीदे नहीं खरीदे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मुझे आप इस चीज के लिए 1000 रुपये दीजिए और मैं 3 दिन से पहले मैं रिवोक भी नहीं कर सकता या किसी और को नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये जो 3 दिन के लिए ओपन है ये सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन नहीं है, तो ए इज नॉट लीगली बाउंड कि वो 3 दिन तक इंतजार करे। इट क्लियर? तो ये जो 3 दिन की कंडीशन थी, ये बी के लिए तो थी कि बी अगर 3 दिन बाद एक्सेप्टेंस देता है तो उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी, लेकिन ए के लिए लीगली मजबूरी नहीं है कि ए रिवोक नहीं कर सकता। और ए ने क्योंकि रिवोक कर लिया तो वो रिवोकेशन वैलिड है, और रिवोकेशन वैलिड है तो बी कैन नॉट क्लेम डैमेज। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो मैंने जो डिटेल में समझाया, आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बात करी है, तो इसमें क्या लिखना जरूरी है क्या लिखना जरूरी नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। द इशू at hand involve an offer made by A to B to sell 25 chairs and whether B can claim damage after A sold the chairs to someone else before B communicated his acceptance. This can be analyzed under section 6 of the Indian Contract Act, which deals with the revocation of an offer. अब ये कह रहे हैं कि ये जो इशू है वो पहले क्वेश्चन को ही बता दिया है इन्होंने, ये रिवोकेशन से रिलेटेड है, इसे आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। डायरेक्ट सीधे आंसर पर जाएं। सेक्शन 6, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। दिस रिवोकेशन कैन हैपन इन सेवरल वेज, इंक्लूडिंग बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द ऑफरर टू द ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस इज मेड। ये आपको बताया जा रहा है कि रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकती है। दूसरा तरीका, बाय द फेल्योर of the offerer to fulfill a condition precedent to the acceptance of the offer, by the death or insanity of the offerer, provided the offeree knows of this fact before acceptance. Revocation by implied conduct, if the offerer does something inconsistent with the offer, such as selling the subject matter of the offer to another person, it constitutes an implied revocation of the offer. तो डायरेक्ट मेथड भी हैं, इम्प्लाइड तरीके भी हैं रिवोकेशन के। अब क्योंकि क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 2 ही नंबर की है, तो आपको इतना बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना, बस जिससे रिलेटेड है, यानी कि इम्प्लाइड मेथड से, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से आपका रिवोकेशन होना है, तो आपको इस लाइन को लिखना है कि एज पर सेक्शन 6, अगर सेक्शन नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवोकेशन कैन बी डन एज फॉलोइंग। इट क्लियर? उसके बाद आपको सीधे आंसर पर आ जाना है। एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, इस एनालिसिस में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ए ऑफर टू सेल 25 चेयर टू बी एट 1500 पर चेयर
and promised to keep the offer open until 15 February 24. However, this promise was not supported by any consideration. Something of value given in return of the promise, यानी कि 3 दिन तक मैं किसी और को चेयर नहीं बेचूंगा, इस प्रॉमिस के बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो 3 दिन तक ए रुका रहे, वो लीगली बाउंड नहीं है, जो कि स्टूडेंट ने सोचने में गलती की होगी. Therefore, A was not legally bound to keep the offer open until 15 February 24, as an offer can be revoked before acceptance unless supported by consideration. तो इस बात को जरूर लिखना है क्योंकि यही पॉइंट इसमें मेन छुपा हुआ था. रिवोकेशन बाय इम्प्लाइड कंडक्ट. On 13 February 24, A sold the chair to C without the knowledge of B. This action constitutes revocation by implied conduct because A acted in a way that was inconsistent with keeping the offer open for B selling the chair to someone else. Timing of acceptance. B communicated the acceptance on 14 February 24, but by that time the offer had already been impliedly revoked by A's act of selling the chair to C on 13 February 24. तो लास्ट में आपको जो कंक्लूजन देना है, क्योंकि रिवोकेशन यहाँ पे वैलिड हो गया आपकी एक्सेप्टेंस से, तो रिवोकेशन माना जाएगा, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी. अब क्योंकि रिवोकेशन हो चुका, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, इट मींस जो है ऑफरी कैन नॉट क्लेम द डैमेज. क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये भी, और जैसा मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले कहा आपसे, तो इस बार एक जो क्वेश्चन पेपर की विशेषता रही है वो ये भी रही है कि इंस्टीट्यूट ने कुछ नए क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं किए थे, और वो बच्चा वही कर सकता है जिसने एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई में उतर के पढ़ा हो. तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लेक्चर के दौरान, जब मैं पढ़ाता भी हूँ, तो आपको फ्लो चार्ट वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो केवल आपको एक मिस गाइड करने के लिए होते हैं. आपको क्लासरूम के दौरान वो ऐसा लगता है कि इजी है, ठीक है ना, आपको हेडिंग याद हो रही हैं, वो सब 11th-12th क्लास का तरीका था, जहाँ पर खाली हेडिंग से आप हेडिंग याद करिए, आपने अंदर का कुछ भी लिख दिया. लो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, जब तक आपने उन हेडिंग के अंदर का जो कंटेंट है, जो पूरी लैंग्वेज है, एक एक लैंग्वेज को अच्छी तरीके से गहराई में उतर के नहीं पढ़ा, नहीं समझा उसका प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट, तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, ए वाज रनिंग एन ऑर्फनेज, यानी कि अनाथालय चला रहा है. हिज फ्रेंड एस ए फिलैंथ्रोपिस्ट एग्रीड टू डोनेट 2 लाख फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. उसके दोस्त ने 2 लाख रुपए डोनेट करने का वायदा किया एक ऐसे बच्चे के लिए जो कैंसर से जूझ रहा है. अभी तक उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी कल दे रहा हूं, परसों दे रहा हूं, ठीक है मैं दे दूंगा, कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए मैं दे दूंगा. ऑन इमरजेंसी ए इनकर्ड 1.5 lakh on treatment of the child. Now S refused to pay. Whether A can claim 1.5 lakh from S with reference to the provision of Indian Contract Act. बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये भी. अगर हम डायरेक्टली देखें तो ऐसा लगेगा कि यार जो उसका फ्रेंड है एस, वो 2 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन इसके बदले में ए उसे क्या दे रहा है. तो अगर इस एंगल से देखा जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए एंड हिज फ्रेंड एस, तो इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, तो दिस एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो. तो जो ए है अपने फ्रेंड से रिकवर नहीं कर सकता. लेकिन इसका भी जो आंसर है वो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में छुपा हुआ है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 70 में छुपा हुआ है. तो इसका आंसर पढ़ते हैं. The issue here involves whether A, who has incurred expenses for the treatment of a child, can claim the amount from S, who had promised to donate the money. This situation can be analyzed under the provision of Indian Contract Act, particularly focusing on agreement without consideration and concept of quasi-contract. Relevant provision section 25 of the Indian Contract Act. This section states that an agreement made without consideration is void unless it falls under any one of the exceptions, such as promise to compensate for something done voluntarily or promises made in writing for charitable purpose. तो अगर हम सेक्शन 25 की बात करें तो इससे void ab initio आता है,
लेकिन एक सेक्शन 70 है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो वन और मोर ऑफ द एसेंशियल आर नॉट प्रेजेंट बट एट पर द लॉ मेकर्स ने एक पूरी सीरीज बना दी है, सेक्शन 68, सेक्शन 69, 70, ये पूरी एक सीरीज बना रखी है कि एक या एक से अधिक जो कारण होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए वो मौजूद नहीं है, येट फिर भी हम इन जो सेक्शंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड हैं, ये इनका जो आउटकम है वो एक फुल फ्लैट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होगा और पार्टियां आपस में लायबल होंगी। तो सेक्शन 70 क्या कहता है, दिस प्रोविजन कवर्स सिचुएशन वेयर ए पर्सन लॉफुली डज समथिंग फॉर अनदर और डिलीवर समथिंग टू अनदर एंड द अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इट। इन सच ए केस द पर्सन हु बेनिफिटेड मस्ट कंपनसेट द पर्सन हु परफॉर्म द एक्शन। तो सेक्शन 70 लग सकता है इसके ऊपर कि ये सेक्शन ये कहता है कि अगर एक पर्सन लॉफुली कुछ करता है, तो यहाँ पर जो ऑर्फनेज चला रहा था उसने कुछ किया फॉर अनदर, किसके लिए किया कि जो उसका फ्रेंड था, उसके फ्रेंड ने कह रखा था कि मैं कैंसर पीड़ित बच्चे के लिए मैं 2 लाख दे दूंगा, और डिलीवर समथिंग टू अनदर एंड द अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इट, दूसरा पर्सन इसमें बेनिफिट उठा लेता है। एक पर्सन ने कुछ खर्च किया, कुछ अपनी मेहनत लगाई, कुछ सर्विसेज दी दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति उसमें बेनिफिट उठा लेता है। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर इसमें जो उसका फ्रेंड है उसे क्या बेनिफिट हुआ। देखिए बेनिफिट डायरेक्टली उसे होना जरूरी नहीं है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग इन रिटर्न को भी अगर वाइडली हम देखा जाए तो डायरेक्टली पार्टियों को आपस में बेनिफिट होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी चीज़ में हो सकता है कि कुछ खुशी मिलती हो, आप 2 लाख रुपए डोनेट करने का वायदा कर रहे हैं कैंसर पीड़ित बच्चे के लिए, ये भी एक कंसिडरेशन है। ऑल्दो जो इलाज चल रहा है उस कैंसर पीड़ित बच्चे का चल रहा है, वो हो सकता है आपका रिलेटिव ना हो, रिश्तेदार ना हो, दोस्त ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये माना जाएगा कि आप ही को बेनिफिट दिया गया है क्योंकि आपको कुछ आध्यात्मिक शांति मिलती है। हो सकता है आपने बहुत सारे पाप कर रखे हो, किसी ज्योतिष ने आपको बता रखा हो कि भैया अगर आपको पापों से मुक्ति चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, किसी अनाथ आश्रम में जाइए और वहाँ दान दे के आइए, तो उसे एक आध्यात्मिक अनुभव अभिव्यक्ति की प्राप्ति हो रही है, उसे एक अनुभव अच्छा हो रहा है, तो ये भी एक कंसिडरेशन माना जाएगा। तो एनालिसिस देखिएगा, प्रोमिस्ड बाय एस, मिस्टर एस जो फिलैंथ्रोपिस्ट है agreed to donate 2 lakh for the treatment of the child suffering from cancer. However, this promise was made without consideration. Nothing was given in return of the promise. According to section 25, promise made without consideration are generally void unless they fall under specific exception. Mr. A expenditure, A running the orphanage incurred 1.5 lakh for the treatment of the child in emergency. Since A voluntarily incurred the expenses without S direct instruction at that moment, it might not directly create a binding contract. अगर हम सेक्शन 25 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, application of quasi contract, however, under section 70, when a person lawfully does something for another person and the later benefit from it, the person who did the act can claim reimbursement. In this case, A lawfully spent 1.5 lakh for the benefit of the child who was intended beneficiary of S promise. Since S was to donate the money for the child treatment and A acted on behalf of the orphanage for the child welfare, Mr. A can argue that S benefited indirectly from the expenses incurred by A. तो कंक्लूजन आपके सामने है। तो आप क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं कितने नंबर का था, ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको इतना सब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जो कंक्लूजन आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर जो बताया है उसी पर चल जाएगा। और आप जो है केवल एक तो सेक्शन 25 का जिक्र करेंगे, सेक्शन 70 का जिक्र करेंगे और डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंचेंगे कि सेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 70 के तहत ये चीज पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 और पेपर के अंदर जो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी और सब पार्ट आई। तो 3 नंबर का है
In case of breach of contract, the court may award compensation or damage. Explain the circumstances when court may award ordinary damage, special damage and liquidated damages under the provision of the Indian Contract Act. डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे, कोई जरूरत भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। ऑर्डिनरी डैमेजेज ही नॉर्मली मिला करती हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होती हैं, जो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है, उन्हें ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। स्पेशल डैमेजेस तभी आप ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तभी ले सकते हैं अगर जो स्पेशल सर्कमस्टांस है वो अदर पार्टी को आपने कम्युनिकेट कर रखी हो। स्पेशल डैमेजेस क्या होती हैं कि जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपने हो सकता है उसे कहीं रीसेल कर रखा हो और उस रीसेल पर जो होने वाला प्रॉफिट है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ऑन रीसेल, तो वो सारी चीज़ें जो स्पेशल डैमेजेस में कवर हो जाती हैं। मैंने क्लासरूम के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होती हैं, बेसिकली प्री एग्रीड अमाउंट। बाकी जितनी भी डैमेजेस होती हैं उसमें क्या होता है कि कोर्ट की इच्छा के ऊपर होता है कि कोर्ट तय करेगी कि अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्या है। लिक्विडेटेड डैमेजेस उन्हें कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करती हैं कि अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ए बी को क्या कंपनसेट करेगा, और बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो बी ए को क्या कंपनसेट करेगा। तो यहाँ पर भी कोर्ट के ऊपर निर्भर होता है कि वो एक रीजनेबल अमाउंट ही लिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में दिलवाती हैं। ऐसा नहीं कि पार्टियों ने अनरीजनेबल अमाउंट तय कर लिया और बाद में जब झगड़ा होता है डैमेज देने के समय तो उतना पूरा डैमेज मिल जाएगा आपको। अगर वो रीजनेबल अमाउंट होगा तो मिलेगा, अगर रीजनेबल अमाउंट होगा, पेनल्टी के नेचर का होगा, तो कोर्ट उसे भी अनदेखा करती है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जो मैंने पेपर बनाया है, जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट सी और उसका भी सब पार्ट डबल आई। व्हाट आर द कंडीशन need to be fulfilled to make the following agreement of the Indian Contract Act 1872. Agreement made based on natural benefaction, promise to pay time by debt. डायरेक्ट है। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वाले कुछ जो एक्सेप्शंस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसमें पहला है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल बेनिफेक्शन, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर अंडर द लॉ होना चाहिए, उन पार्टी के बीच में होना चाहिए जो नियर रिलेशनशिप हैं, चौथा है कि नेचुरल बेनिफेक्शन की वजह से होना चाहिए। तो डायरेक्ट कंडीशन पूछिए। प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट भी विदाउट कंसिडरेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, इसमें भी कंडीशन पूछी हुई है आपकी कि प्रॉमिस होना चाहिए टाइम बाय डेट को पेमेंट करने का, ये प्रॉमिस राइटिंग में होना जरूरी होता है, तो ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मैं मानूंगा इसे, फाइंडर ऑफ द गुड्स से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट की बारीकी नहीं पता, उसकी गहराई में आप नहीं उतरे हैं, तो जो इन्होंने 4 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, यकीन मानिए कि आप कुछ ना किसी उसमें गलती करेंगे। तो राघव फाउंड गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ₹1 लाख। राघव को एक गोल्ड और डायमंड से की एक वॉच मिली जो कि कीमत उसकी ₹1,00,000 मानी गई। On the roadside, he picked it up and then advertised in the newspaper that the true owner thereof can take the watch after showing proper evidence. उसने एक विज्ञापन दे दिया अखबार के अंदर कि जिसकी भी ये है वो अपना एक एविडेंस ला के मुझे इस घड़ी को आप डिलीवरी ले सकते हैं। आफ्टर वेटिंग फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द ट्रू ओनर डिड नॉट टर्न अप, he gifted that wrist watch to his son महेश। काफ़ी लंबा समय इंतजार करने के बाद जब कोई आया नहीं तो उसने अपने बेटे महेश को ये गिफ्ट कर दी। ए फ्यू डेज लेटर माधव द ट्रू ओनर ऑफ द वॉच समहाउ नोटिस हिज वॉच ऑन द रिस्ट ऑफ महेश। कुछ दिनों बाद माधव जो उसका ओरिजिनल ओनर था उसने महेश के कलाई में ये घड़ी देखी। He approached him to collect the same, but महेश refused. उसने महेश से कहा यार ये तो मेरी घड़ी है और मुझे लौटा दो, लेकिन महेश कहाँ मानने वाला था बेटा, उसने नहीं लौटाई। In the evening, Raghav called Madhav and told him that he incurred 20,000 to find the true owner. He failed to reimburse him the lawful expense incurred on finding out the true owner. He will sue him for the recovery thereof or retain the possession of the watch with him till the
रिकवरी। तो जो माधव था उसने राघव को नहीं, राघव जिसे घड़ी मिली थी, राघव ने माधव को अप्रोच किया जब उसे पता लग गया अपने बेटे के थ्रू कि हाँ माधव की है, और उसे कहा कि उसने 20,000 रुपये इसके ऊपर खर्च किए हैं और आप मुझे वापस कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगा, जब तक आप वापस नहीं करेंगे मैं से घड़ी को आपको नहीं दूंगा। इवन ही कैन सेल द वॉच फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, और एक धमकी और दी और मैं इसे बेच भी सकता हूँ। एडवाइज वेदर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ राघव वर लॉफुल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गिफ्टिंग द रिस्ट वॉच टू हिज सन, क्या ये एक्शन राघव का ठीक था? तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फाइंड आउट द गुड्स से रिलेटेड है और आपको फाइंड आउट द गुड्स की पूरी जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन, वो मालूम होना चाहिए कि वहाँ कहीं नहीं लिखा कि फाइंड आउट द गुड्स जो है किसी को गिफ्ट कर सकता है। तो जो पहला एक्शन है कि गिफ्टिंग दिस रिस्ट वॉच टू हिज सन, इट इज अनलॉफुल। वार्निंग माधव टू स्यू फॉर द रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर। दूसरे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने कहा है कि चेतावनी जो दी है कि अगर आप मेरे लॉफुल एक्सपेंसेस वापस नहीं करेंगे तो मैं आपके ऊपर मुकदमा कर दूंगा। तो क्या है ठीक है? तो अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर जब आप क्वेश्चन जो फाइंड आउट द गुड्स है उसकी डिटेल में जाएंगे, जो फाइंड आउट द गुड्स है एंटाइटल्ड है इस बात के लिए टू रिकवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड, लेकिन एंटाइटलमेंट तब है अगर जो फाइंड आउट द गुड्स है वो उसके जो खर्चे हैं वो टू ओनर ना दे रहा हो, लेकिन आप खर्चों के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आप उसकी वॉच को ना दें, आप उसे फिर बेच दें अगर वो आपके खर्चे देने से मना कर रहा है, लेकिन आप उसे धमकी नहीं दे सकते कि मैं आपके ऊपर मुकदमा कर सकता हूं और कर दूंगा अपने एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए। तो यहां पर मुकदमा करने की जो धमकी दी है वो नॉट लॉफुल है। इसके बाद जो थर्ड चीज पूछी है, रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ रिस्ट वॉच टिल रिकवरी ऑफ द लॉफुल एक्सपेंसेस, ये लॉफुल है कि जब तक आप मेरे खर्चे नहीं देंगे तो मैं आपकी घड़ी भी नहीं दूंगा, इट इज लॉफुल। सेलिंग ऑफ रिस्ट वॉच फॉर द रिकवरी एक्सपेंसेस, अब वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए मैं आपको आपकी घड़ी बेच दूंगा, ये भी अनलॉफुल है। एक्चुअली वो बेच सकता है, लेकिन 4 केसेज है। अगर गुड्स पेरिसेबल है, अगर जो ओरिजिनल ओनर नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल ओनर मिलने के बाद खर्चे देने से मना कर रहा है, और या खर्चे जो हैं अभी तक 2/3 से ज़्यादा बैठ चुके हैं। तो 1 लाख की घड़ी, अभी आपके खर्चे 20,000 रुपये हैं, और आपने अभी राघव ने जो है उसके माधव को फ़ोन किया है, तो वो जो धमकी दे रहा है उसने अभी मना नहीं करा। अगर वो मना करता है लॉफुल का एक्सपेंसेस देने से तो आप बेचने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी जो धमकी दे रहा है सेलिंग द रिस्ट वॉच फॉर द रिकवरी एक्सपेंसेस, ये लॉफुल नहीं है। तो फुल आंसर आप पढ़ ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो भी ये मैंने असाइनमेंट तैयार किया है पूरे आंसर के साथ, ये आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वूलन गारमेंट्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रुप ऑफ वुमेन इन जुलाई 23 to supply various woolen clothes for men, women and kids like sweaters, monkey caps, mufflers, woolen coats, hand gloves before the commencement of the winter season. The agreement expressly provides that the woolen clothes shall be supplied by the end of month October 23 before starting of winter season. However, due to the prolonged strike, women group could tender the supply in March 2024. तो यहाँ 2 कंपनियों के बीच में एक वुमेन ग्रुप है, एक वुमेन गारमेंट्स लिमिटेड है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वुमेन ग्रुप जो है सप्लाई करेगी विंटर गारमेंट्स की बिफोर अक्टूबर एंड 23, लेकिन क्योंकि स्ट्राइक वगैरह हो गई और कुछ परेशानी हो गई तो वुमेन ग्रुप ने जो है मार्च 24 में सप्लाई किया। व्हेन द विंटर सीजन वाज ऑलमोस्ट ओवर, एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर द कंपनी कैन रिजेक्ट द टोटल सप्लाई बाय द वुमेन ग्रुप, where the company can accept the total supply on the request of the women group। तो क्या कंपनी यानी कि जो वुमेन गारमेंट लिमिटेड है वो वुमेन ग्रुप के द्वारा जो टोटल सप्लाई है वो रिएक्ट कर सकती है? द आंसर यस, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम था यानी कि अक्टूबर एंड तक आपको सप्लाई करनी थी, विंटर में ही ये सेल होती। टाइम इज द एसेंस फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत जरूरी था कि टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो। अब क्योंकि टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो यस, दूसरी पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो टोटल सप्लाई को रिएक्ट कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेयर द कंपनी कैन एक्सेप्ट द टोटल सप्लाई ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन ग्रुप, अगर वुमेन ग्रुप को गिड़गिड़ाने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे
तो क्या वुमेन गारमेंट्स लिमिटेड के पास ये अधिकार है कि वो टोटल सप्लाई को एक्सेप्ट कर सकती है? यस, कर सकती है, आपके पास पूरा अधिकार है। तो जहाँ रिजेक्शन की पावर है तो डेफिनेटली इस बात है कि आप रिजेक्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। तो ठीक सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर का है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आंसर द फॉलोइंग, राइट ऑफ द बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डोअर, थर्ड पार्टी, ड्यूटीज ऑफ द पोनी। डायरेक्ट है क्वेश्चन है कि जो रॉन्ग डोअर है यानी कि थर्ड पार्टी है, जो कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ होती हैं, बेलर और बेली। तो रॉन्ग डोअर के खिलाफ दोनों के पास ही अधिकार होता है। अगर थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से उन गुड्स के अंदर कुछ छेड़खानी कर रही है या किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है तो बेलर के पास भी अधिकार है कि वो थर्ड पार्टी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, और बेली के पास भी है कि वो थर्ड पार्टी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, जिसे हम रॉन्ग डोअर बोलते हैं। ड्यूटीज ऑफ द पोनी, तो जैसे बेली की ड्यूटी होती है वही पोनी की भी ड्यूटी होती हैं। तो इसको यहाँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, सभी के नोट्स में कवर्ड होगा। बाकी अपने असाइनमेंट का भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी डायरेक्ट है। आंसर द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी पर्सनली बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट on behalf of the principal, however there are certain exceptions to this general rule explain। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि नॉर्मली एजेंट जो है पर्सनल लाइबल नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी होती है। अगर प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड हो, अगर प्रिंसिपल फॉरेन प्रिंसिपल हो, यूसेज और कस्टम ऑफ द ट्रेड में भी कुछ जगह ऐसा होता है कि एजेंट के साथ थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन कुछ कस्टम और यूसेज है कि जहाँ पर एजेंट कोई पर्सनल लाइबल माना जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, डायरेक्ट हैं, आप कर सकते हैं। और अगला भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, स्टेट द राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, यानी कि इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स हैं। तो 3 राइट्स होते हैं, सभी के असाइनमेंट में कवर होगा, तो यहाँ से मुझे कुछ कराने की आपको रिक्वायरमेंट लगती नहीं है, तो डिस्कशन कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला पार्ट है 6 नंबर का था, और ये जो ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका बी पार्ट और सब पार्ट डबल आई। आंसर द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छे तरीके से आपको पता होगा, इसे भी हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं। हाँ, इसका जो दूसरा पार्ट है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और मैं क्लासरूम के अंदर बार बार इस पे एम्फसाइज करके चीज़ों को समझाता हूँ, अच्छी तरह पता होगा बच्चों को जिन्होंने क्लास में से ले रखी है। वेदर द थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज द क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। तो क्या थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्वेश्चन है या नहीं है, तो इसका जब जवाब मिलेगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। ध्यान से समझिएगा कि कोई भी ऐसा काम करना या उसकी धमकी देना जो कि इंडियन पेनल कोड में मना है। तो सबसे पहले मैं सभी सीए विद्यार्थियों को समझा दूं कि 1 जुलाई 2024 से इंडियन पेनल कोड की जगह जो ले ली है वो किसी और एक्ट ने ले ली है, ठीक है ना। और 1 जुलाई से कुछ रूल चेंज है। फिलहाल मैं इंडियन पेनल कोड की बात कर रहा हूं, तो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से ऑल्दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी भी वर्ड इंडियन पेनल कोड है, ठीक है ना, लेकिन ऑटोमेटिकली एक इंटरप्रिटेशन के रूल है कि अगर वो एक्ट रहा ही नहीं है, उसकी जगह कोई और नया एक्ट आया है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस एक्ट को रिप्लेस करना है। तो एज पर द इंडियन पेनल कोड, देखिए सुसाइड करने में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, एक होता है कि सुसाइड करने की कोशिश करना, ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, और एक होता है कमिटेड सुसाइड यानी कि सुसाइड कर जाना। धमकी देना इज नॉट ए क्राइम एज पर द इंडियन पेनल कोड। मैं फिलहाल इंडियन पेनल कोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एज पर द इंडियन पेनल कोड जो पुराना था 30 जून 2024 तक का था, तो एज पर द इंडियन पेनल कोड थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज नॉट ए क्राइम। और यहाँ पे क्वेश्चन की क्या डेफिनेशन दे रखी है? क्वेश्चन मीन्स एनी एक्ट विच इज द कमिटमेंट और थ्रेटनिंग टू कमिट, ठीक है ना, विच इज फोरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, यानी कि जो काम इंडियन पेनल कोड में मना है
उसे करना या उसकी धमकी देना कोर्सन है, बिकॉज थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज नॉट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड. सो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज नॉट ए कोर्सन. अगर हम डायरेक्टली बात करें, अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे तो कुछ और चीजें निकल के आएंगी, और हमारी जो लीगल प्रैक्टिस कोर्ट की रही है वो थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड को नॉर्मली कोर्सन नहीं मानती है. लेकिन जो रिप्लेस हुआ है भारतीय सुरक्षा कानून, जो इंडियन पेनल कोड की जगह आया है, और यही आपको लग रहा हो कि हिंदी में मैं नाम ले रहा हूँ, यही इंग्लिश में भी नाम है उसका. तो जितने भी ये इंडियन पेनल कोड वगैरह के अब हिंदी के नाम उन्होंने यूज करे हैं, तो उस कानून के हिसाब से जो नया कानून है, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो ए क्राइम. तो अब अगर पेपर जनवरी 2025 में यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड को क्वेश्चन मानना है. लेकिन अगर सितंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आईसीआई का जो रूल है कि जो भी अमेंडमेंट 6 महीने पुराने होते हैं वही आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल होते हैं. अब क्योंकि ये 1 जुलाई से अमेंडमेंट आया था और सितंबर में आपके पेपर थे, तो अभी हमें इंडियन पेनल कोड को ही ध्यान में रखना है. लेकिन जो नया कानून आया है इंडियन पेनल कोड की जगह, तो उसमें थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड को भी क्वेश्चन माना गया है. इज इट क्लियर? तो ये आंसर था इसका. अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोर्सन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी एज मीन्स ऑफ कोर्सन. Threat to commit suicide as coercion. Not coercion by definition. The threat to commit suicide does not fall directly within the definition of coercion under Section 15, which primarily involves threat to commit act forbidden by the law or unlawful detain any property. लेकिन ये इंडियन पेनल कोड के लिहाज से ठीक है, जो इसकी जगह रिप्लेस हुआ 1 जुलाई 2024 से कानून, उसमें अब इसे अपराध माना गया है, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड. अब क्योंकि उसमें अपराध माना गया है, तो सेक्शन 15 के अंदर ये कोर्सन भी माना जाएगा. साइकोलॉजिकल प्रेशर, हाउएवर ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड में exert significant psychological pressure on the individual, which could potentially be seen as a form of coercion in a broader sense depending on the context and nature of the threat. ये सब नॉलेज चेक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो वो क्वेश्चन मान लिया जा सकता है. पेपर के लिए आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है. लीगल इंटरप्रिटेशन, इन प्रैक्टिस इंडियन कोर्ट हैव जनरली नॉट क्लासिफाइड थ्रेट टू कमिट सुसाइड एज कोर्सन अंडर द एक्ट. कोर्सन टिपिकली इन्वॉल्व थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म और अनलॉफुल डिटेंशन रादर देन थ्रेट टू वन सेल्फ. क्लियर क्लियर? तो ये आपका पेपर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट आपका कंप्लीट होता है, और जल्दी ही मैं सेल सपोर्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के भी फुल फ्लैश डिटेल्ड आंसर के साथ मैं आपके सामने दोबारा से अपनी एक वीडियो लेकर आऊँगा. और तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.